आपको लिखना है कि सर क्वेश्चन को मैं बनाने के पहले ये नोट लिखूंगा, और नोट इतना बढ़िया लिखा हुआ है, अगर क्लियर करोगे तो हमारा सर ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। अब हमारा देखो सेकेंड क्लास हम लोग स्टार्ट किए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बताए थे तो आईफॉस। आई मीन्स क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये देखिए ये चैप्टर है आईफॉस, लिख ही दिया हूँ। ओ आईफॉस कहूँगा मैं पढ़ाते समय, आईफॉस। थोड़ा इतना दूर मत लेना है, यहीं तक का लेना, इधर इतना कर लो, ज़्यादा होने से बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल देखे ना ना ठीक है तो, अरे कुछ काटना नहीं है, कोई बच्चा उतना सा रिकॉर्डिंग में बस ये ध्यान रखना। रूपा यही बोली थी, आपका निकल जा रहा है, बहुत बाहर जा रहा है, नहीं तो लिखावट कम होगी। तो चलिए सर आईफॉस में आज लिखेंगे कि इसका सेक्शन कहाँ से कहाँ तक चलता है मालूम है। इनकम टैक्स में सेक्शन है तो 56 to 59। डब्ल्यूबी में पूछेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक चलता है। सेक्शन 56 to सेक्शन 59 तक हमारा ये सेक्शन है। सर अब आता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मतलब हमारी कौन कौन सी इनकम है जो इस हेड में आएगी। ये कौन सा हेड है, ये फिफ्थ हेड ऑफ इनकम है। क्या है, ये लिख लो, फिफ्थ हेड ऑफ इनकम, माने ये लास्ट हेड है। इनकम के कितने हेड है विद्यार्थी मालूम है, 5 हेड होते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तीसरा होता है बिजनेस माने पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा हेड है कैपिटल गेन्स, और पांचवा कमाने का हेड है, ये होता है फिफ्थ हेड ऑफ इनकम। इसको रेजिडुअरी हेड भी कहते हैं। रेजिडुअरी माने बचा हुआ, बची हुई कोई भी इनकम जो शुरू के 4 हेड में नहीं आएगी वो आप डाल देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन अब आता है कि सर आपको कैसे पता लगेगा कि पर्टिकुलर इनकम इसी के भीतर आएगा, आपको वो तजुर्बा तो होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे, एक क्वेश्चन आता है डब्ल्यूबी बोर्ड में, आप कैसे पहचान लोगे कि ये इनकम इसमें आएगी, उसको कहते हैं चार्जेबिलिटी। तो आपको देखो पहला जो लिखना है, आपको आज क्या करना है, ऐसे है देखे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है जो लिखवा रहा हूँ। सर बेसिस ऑफ चार्ज हम लिखेंगे। एक छात्र बोला सर मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मैं समझा नहीं, तो वो मैं बता रहा हूँ, बेसिस ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं चार्जेबिलिटी। ये ज़बरदस्त आता है डब्ल्यूबी बोर्ड में, इसका सेक्शन आएगा तो लिखना 56 सबसेक्शन, इसको विद्यार्थी सबसेक्शन कहते हैं। तो सर व्हाट इज बेसिस ऑफ चार्ज। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है क्या, देखो लिखा है अंडर सेक्शन 56(1), इसका आंसर लिखा। यूएस का मतलब होता है अंडर सेक्शन कितना 56 सबसेक्शन 1 ए सोर्स ऑफ इनकम, ए सोर्स ऑफ इनकम, ए सोर्स ऑफ इनकम which does not specifically fall under any one of the first four heads of income, 4 heads of income mentioned in section 14। बता दूंगा, मीनिंग मैं बता दूंगा, सेक्शन 14, and which is not exempt, EXEMPT, and which is not exempt is chargeable to tax। ये लिखती आपको सर 2 मार्क्स या 1 मार्क्स जो भी है वो मिलेंगे। इज चार्जेबल टू टैक्स, टू इनकम टैक्स लिखोगे बेहतर वर्ड होगा, इनकम टैक्स अंडर द हेड आईफॉस। सर अब समझाना मेरा हमेशा का काम रहेगा कि बच्चा बोलता है मैं तो लिख तो लिया
बट ये लिख देना। क्वेश्चन आएगा सर व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी टू चार्ज एन इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका मतलब समझो विद्यार्थी कि इस क्वेश्चन में मैंने लिखवाया क्या मालूम है, आप कैसे कहोगे कि ये इनकम अदर सोर्स में आएगी। तो यहां सुनो क्या लिखा हूं, पढ़िए। बोलता है इसका सेक्शन 56(1) है। 56 सब सेक्शन 1 में लिखा है कोई भी इनकम ए सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का हमारा लाखों सोर्स हो सकता है। जैसे मैंने मकान को भाड़ा पे दिया, पैसा लिया, ये एक सोर्स ऑफ क्या है, इनकम है। मैं पढ़ाकर पैसा लेता हूँ, सोर्स ऑफ इनकम है। कोई व्यक्ति किसी को लोन देकर उससे इंटरेस्ट ले लेता है, सोर्स ऑफ क्या है, इनकम है। कोई ड्राइवर है, ड्राइवर क्या कर रहा है, गाड़ी चलाकर पैसा लेता है, वो उसका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि कोई भी इनकम का सोर्स जो शुरू के 4 हेड होते हैं, इनकम के 4 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन। बोलता है अगर विच डज नॉट स्पेसिफिकली, यानी इनकम टैक्स कहता है देख भैया ये जो इनकम है ये शुरू के 4 हेड में आएगी। किसके, शुरू के 4 हेड में अगर वो नहीं फिट हो रही है, आप देखिए कि ना सर ये शुरू का 4 हेड में तो क्या नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो विच डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी ऑफ द फर्स्ट 4 हेड हमारे इनकम टैक्स में टोटल। तो बोलता है अगर शुरू के 4, अच्छा हेड्स ऑफ इनकम क्या है, सेक्शन 14 में लिखा हुआ है 5 हेड है, ये पहले का था। तो बोलता है कि शुरू के 4 तो हेड में अगर वो इनकम नहीं आती है एंड, और जो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट मैंने कभी कभी विद्यार्थी माफ हो जाता है हमें इनकम पे टैक्स, लेकिन किसी कारणवश वो इनकम क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, तो हम विद्यार्थी खुश हुए, चलो सर टैक्स तो लगेगा नहीं क्योंकि मेरा शुरू के 4 हेड में वो इनकम आ ही नहीं रही है और क्या है, और एग्जेम्प्ट भी नहीं है। तब अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है, शुरू के 4 में नहीं आएगी, तब आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। किस हेड के तहत, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए ना। जैसे मान ले एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है, वो शाम के वक्त एक तो ट्यूशन ले लेता है, अब बोलता है बबलू भैया 1000 रुपया कमा लेता हूँ। तो आप जो ट्यूशन से पैसे प्राप्त किए 1000 रुपया, क्या आप वहाँ नौकरी करने जाते हो जहाँ पढ़ाने जा रहे हो? ना, आप वहाँ तो कोई नौकरी नहीं करते हो, मैंने आप वहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो। तुम बोले हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ना, ट्यूशन से पैसा कमाना हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तेरा क्या रोज का काम है, रेकरिंग करोगे? तुमने सोचा है कि मैं लाइफ उसी से चलाऊंगा? ना सर, ऐसा तो अभी सोचे नहीं है। साइड इनकम करते हैं पॉकेट मनी के लिए कि 1000 रुपया आ जाए तो अपना खर्चा निकाल लेंगे। तो आपका ध्येय नहीं है कि उसको बार बार करना है, तो वो आपका बिजनेस भी नहीं माना जाएगा, ना वो कैपिटल गेन है। तो प्राइवेट कोचिंग से आप जो पैसा लिए 1-2 छात्र पढ़ाकर, तो वो आपके लिए शायद किस में सेट हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। यानी एक तो स्टूडेंट एक बच्चे को पढ़ाकर, 2 बच्चों को पढ़ाकर घर में या उसके घर में जाकर कुछ पैसा प्राप्त किया है, तो मैं उसको कहूँगा उस छात्र को कि तेरी जो इनकम हुई है उसको तुम क्या कहना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी 4 टू हेड में अगर वो नहीं बैठता है, ना वो सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना पीजीबीपी है, ना कैपिटल गेन है, तब कृपया आप उसको अदर सोर्स में लाए। और ट्यूशन फी एग्जेम्प्ट नहीं है, सरकार हमसे क्या करती है, टैक्स लेगी। कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोल दिया और बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कमाना क्या मेरा सैलरी इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना रोज का बिजनेस है, ना कैपिटल गेन में जाएगा। तो वो इनकम किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हॉर्स रेस में मैं क्या किया, भाग लिया और मुझे क्या हो गया, इनका हॉर्स रेस से मैंने पैसे कमा लिए, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। जैसे लॉटरी इनकम मेरा क्या हो गया, मैंने लॉटरी कमाया 10 साल में, कभी क्या हो गया, हाथ में पैसा आ गया। तो लॉटरी इनकम से जो पैसा कमाए वो शुरू के 4 हेड में नहीं आ रहे और वो एग्जेम्प्ट में नहीं है, सरकार उस पर क्या करेगी, टैक्स लेगी। तो लॉटरी इनकम किस में जाएगा, अदर सोर्स। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डेफिनेशन हो गया कोई भी इनकम जो शुरू के 4 हेड में नहीं आती है और वो किसी कारणवश एग्जेम्प्ट भी नहीं है, तो बंदा रेडी हो जाए, तेरे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसके ऊपर जोड़कर आपको क्या करना है, टैक्स देना पड़ेगा। अब हमारे WB या BCom में पूछेगा कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ये जबरदस्त है, ठीक है, तो लिखिए सर इसका एग्जाम्पल कुछ लिखवा देते तो हम विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा होता। एग्जाम्पल्स लिखते हैं ऑफ IFOS, सर लिखवाइए। नंबर ए, ये इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। फैमिली पेंशन दैट इज, एक छात्र बोला सर मैं तो फैमिली पेंशन जानता ही नहीं हूँ क्या होता है, तो सर सिखा रहे, रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर, रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर, रिसीव्ड बाय फैमिली
ऑफ एम्प्लॉय, ऑफ क्या, एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ। ये देखिए ये लिख दिया आफ्टर हिज डेथ। अच्छा स्टूडेंट, फैमिली पेंशन क्या है समझ में आ रहा है? सर फैमिली पेंशन वो पैसा है जो कर्मचारी है, जो नौकरी करता है, एम्प्लॉय, उसकी क्या हो गई, मृत्यु होने के बाद उसके घर वाले को कुछ पैसा मिलता है जिससे उसका घर चलता रहे। ये कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं पेंशन। देखना स्टेट बैंक में कभी कभी हम जाते हैं, लंबी लाइन लगती है। आज क्या मदर पेंशन है दिन, मैंने उनको 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार क्या होगा पर मंथ मिलेगा। किसके बदले? उनके घर का कोई एम्प्लॉय था, उसका डेथ हो गया है और उसका पेंशन उसके घर वाले को मिलता है। तो जो घर वाला लेगा वो तो बोलेगा सर हमारी इनकम हो गई, लेकिन उसकी कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम। अच्छा अगर एम्प्लॉय पेंशन ले रहा है, मैं ही नौकरी कर रहा था और रिटायरमेंट के बाद वो पर मंथ पेंशन मुझे ही मिल रहा है, तब वो मेरे लिए सैलरी इनकम है, क्योंकि मैं तो वहाँ का कर्मचारी हूँ। अगर मैं एम्प्लॉय के हैसियत से लेता हूँ तब हो जाएगा सैलरी इनकम, तब उसको खाली कहते हैं पेंशन। और फैमिली पेंशन माने मेरी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद मेरे घर वाले को पेंशन मिल रहा है, फैमिली मेंबर को मिल रहा है या मेंबर्स को मिल रहा है, तो उनके लिए कौन सी इनकम? हाँ अदर सोर्स इनकम है, बाकायदा उस पर टैक्स लगेगा। सर कोई दूसरा है, एकदम याद कर लीजिए सर, दूसरा एक तो एग्जाम्पल दीजिए तो, फीस रिसीव्ड बाई, फीस रिसीव्ड बाई MP, MLA not holding any post, not holding any post, but दो तो फीस जो मिलता है किसको बताइए तो? MP और क्या MLA को। वो क्या हो गया? इनकम फ्रॉम। हाँ फिर डेली अलाउंस, बता रहा हूं डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय देम, रिसीव्ड बाय देम इज एग्जेम्प्ट। यहाँ पे एक तो बट वर्ड लगाओ। अब बता रहा हूँ सुनिए, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अरे राज्यसभा लोकसभा का जो मेंबर होता है, नेता लोग सीधा कह दो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, नहीं समझे? तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो बोलता है उनको फीस मिलता है, वो फीस उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। किस में जाएगा? उनको जो फीस मिलता है, लेकिन उनको डेली अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस, तो वो उनका एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन फीस उनका क्या है? इनकम फ्रॉम अदर। सर ये डेली अलाउंस का मतलब होता है जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप जब घर से निकलते हो स्कूल के लिए तो पापा आपको रोज 20 रुपया दे देते हैं, ये 20 रुपया ले ले तेरे हाथ खर्च के लिए, यानी तुमको क्या दिया? बस भाड़ा, ट्राम भाड़ा और शायद किस चीज़ का, बोला थोड़ा नाश्ता टिफिन का लेना, तो आपको डेली क्या हो रहा है? 20-20 रुपया मिल रहा है। उसी तरह से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या होता है? हाँ क्योंकि उनका काम है सर क्या करना? उस एरिया का देखभाल रखना, गरीबों की हेल्प करना, उनके घर में जाना। तो ये लोग क्या करते हैं? इनको रोज बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, ट्रैवलिंग समझ रहे हो, एक छोर से दूसरे छोर, तो इनको क्या मिलता है? डेली अलाउंस। तो डेली अलाउंस लेकिन उनका एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। यानी MP MLA को अगर डेली अलाउंस मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर उनको फीस मिलता है तो वो यहाँ, लेकिन उसका कोई पोस्ट नहीं है, वो कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा है, उसको फीस मिला है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गेस्ट लेक्चर, छात्र बोला सर कुछ समझे नहीं, गेस्ट लेक्चर ऑनोरेरियम, अच्छा इसको D में लिख लो, ऑनोरेरियम फॉर चेकिंग पेपर, फॉर चेकिंग पेपर। सुनो, अगर गेस्ट लेक्चर, सुनो नहीं हो, कभी कभी कोई लेक्चर देने आता है, उसका काम क्या करना है? लेक्चर दिया कोई, तो उसको लेक्चर देने के बदले क्या हुआ? उसको पैसा मिला, किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऑनोरेरियम मतलब जो देखना है, स्कूल के टीचर है, प्रोफेसर है, ये कॉपी चेक करते हैं, तो कॉपी चेक करने पे उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है, लेकिन ये वो किसी स्कूल का कॉपी चेक नहीं कर रहे, कॉलेज का नहीं, किसका? मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ उस इंस्टीट्यूशन का नहीं, हटकर
और वो लोग मुझे क्या किए, सम्मान दिए। ऑनोरेरियम मैंने किसी को ऑनर करना, सम्मान देना कि भैया कॉपी देखा है, पर कॉपी का उसको मैं 50 या 100 रुपया दूंगा, जबकि वो इस स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का क्या नहीं है, हाँ वहाँ जॉब नहीं कर रहा है, हो रहा है। तो वो जो कॉपी चेकिंग का पैसा मिलेगा, चूंकि आप वहाँ तो नौकरी नहीं करते हो, तो वो आपके लिए एक तरह का क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। फिर इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ये क्वेश्चन आने का चांस है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब होता है विद्यार्थी, अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं, अब सुनो, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, LETTI, मान ले इसका एक मकान है, इसका और मैंने भाड़ा पे लिया 5,000 और उसको दिया 10,000 पे, वही मकान मैं दे दिया उसे 10,000 पे और उससे मैं 10,000 ले रहा हूँ, तो मेरे लिए जो कमाई हुआ ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। और ये जो मुझे भाड़ा देकर कमा रही है उस मकान का मालिक है, इसके लिए होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और मैंने जो बीच में कमाया उसको कहते हैं सबलेट। सबलेट मैंने किसी से मकान भाड़ा पे लेकर किसी को देकर कमा लेना, लेकिन मैं उस मकान का मालिक नहीं हूँ, आई एम नॉट द ओनर, इसलिए मेरे लिए वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होकर क्या होगा, हाँ तो होता है सबलेट करके जो भाड़ा लिया वही लिखा हूँ, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग या रेंट फ्रॉम सबलेटिंग लिख सकते हो। फिर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेकेंट लैंड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेकेंट लैंड। सर नहीं समझ पा रहा हूं, वेकेंट लैंड मैंने सिर्फ जमीन का टुकड़ा, और उससे आपको क्या हुआ, उससे क्या हुआ, अच्छा खाली जमीन का टुकड़ा से जो भाड़ा मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। जैसे भाई मान ले मेरे पास एक तो जमीन है, खाली जमीन, उसमें कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खाली जमीन, उसका मैंने भाड़ा ले लिया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन जमीन के ऊपर दीवार खड़ी हो गई है, कोई हाउस प्रॉपर्टी क्या है बनी है, उससे पैसा कमाऊंगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन खाली जमीन, वेकेंट बने होता है खाली जमीन, सिर्फ जमीन है और बाजू में कोई बिल्डिंग वगैरह उससे अटैच नहीं होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपको पूछेगा WB बोर्ड में कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कुछ एग्जाम्पल दीजिए, समझ गए, फैमिली पेंशन, फीस रिसीव बाई MP MLA, बट उनको जो डेली अलाउंस मिलता है, रोज का भत्ता, वो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो माफ हो जाता है। गेस्ट लेक्चर होता है ना, बहुत जन लेक्चर देने आते हैं कभी कभी कॉलेज स्कूल में, तो उनको ऑनर के तौर पे क्या किए, कुछ पैसा दिया गया, होता है बहुत बार, तो लेक्चर देके जो पैसा कमा रहे हो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कॉपी चेकिंग करते हो आप बच्चों की, उसके लिए आपको पैसा मिला, ऑनर मैंने ऑनोरेरियम मैंने मुझे सम्मान के तौर पे मिला, ये मेरे लिए कमाई का अदर सोर्स का इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, रेंट रिसीव फ्रॉम वेकेंट लैंड। अब आता है कि सर इनकम टैक्स जो एक्ट बना है, अब सुनिए उसमें क्या किया है, अब मैं आगे की कहानी दोहराऊंगा, उसमें किया है आपको ना, अब सुन मजेदार चीज तो अब लिखेंगे कि एक छात्र बोला कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत क्या होगी, आएगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है सर, इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक आइटम बताई दिए हैं जो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सुनिए, आप उसका हेड नहीं बदल सकते, यानी बॉयज क्या बोले कि एक्ट कह रहा है कि देख भैया ये इनकम है जिसको हमेशा क्या करना है, तेरे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही लेना होगा। ओ सर एक्ट क्या कह रहा है, कुछ इनकम ऐसी होगी जो हमेशा इनकम उसी में जाएगा, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, आप उसको सैलरी इनकम में नहीं डाल सकते, आप उसको तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक लिस्ट है। यानी हमारी मैंने इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ ऐसे स्टूडेंट क्या किए हैं विद्यार्थी समझे, कुछ ऐसी लिस्ट बना दी है कि ये इनकम तो हमेशा ही क्या होगा, उसी अदर सोर्स में जाएगा। और कहीं कहीं डाउट होता है कि अदर सोर्स है ना, कोई दूसरा हेड है, तो आज मैं लिखवाऊंगा सर वो इनकम पक्की है, किस में जाने वाली है, अदर सोर्स में जाएगी। तो सर वो स्पेसिफिक लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी, ये देखिए ये हमेशा इसमें जाएगा। तो आज हमारा नोट का तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये WB बोर्ड BCom सब जगह काम आता है। देखिए स्पेसिफिक इनकम, स्पेसिफिक मैंने खास इनकम जो हमेशा ही क्या होगा, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बच्चा बोल रहा है सर समझ जाएंगे, हाँ
अब आपको मैं लिखवाऊंगा इनकम टैक्स एक्ट क्या किया है, बता दिया। देख विद्यार्थी, ये इनकम आपका हमेशा अदर सोर्स में जाएगा। सर कौन कौन सा इनकम है जो हमेशा अदर सोर्स में जाएगा? तो सर मैं कराऊंगा। तो सर ने कहानी स्टार्ट की, कहानी सुनिए स्टूडेंट। कौन कौन सी इनकम है जो अदर सोर्स में आएगी? नंबर 1 में लिखो आप, डिविडेंड। सेक्शन 56(2) मैं लिखवाऊंगा 2 और 1। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1, ये हमेशा किस में जाएगा? अच्छा विद्यार्थी, तब ये इनकम डिविडेंड क्या होता है? छात्र बोले, आप 12 के छात्र हो, बीकॉम के छात्र, नॉलेज नहीं है। डिविडेंड क्या होता है? जब आप किसी कंपनी का शेयर्स यूनिट्स खरीदते हो तो वो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स बिकता है, शेयर बिकता है, उसके बदले आपको इनकम में वो कंपनी का शेयर खरीदोगे ना, तो वो कंपनी आपको क्या करेगी? प्रॉफिट होने पे आपको हिस्सा देगी। वो जो प्रॉफिट का मुझे कुछ हिस्सा प्राप्त होता है उसको मैं डिविडेंड कहता हूँ। जैसे मैंने रिलायंस का 12 शेयर खरीद के रखा है, तो मेरे को रिलायंस कंपनी साल के अंत में 120 रुपया भेजी, मेरे बैंक अकाउंट में 120 लिखा हुआ आया। मैं पूछा भाई ये पैसा कौन दे दिया? छात्र तो दिया नहीं है, तो मालूम चला रिलायंस कंपनी ने मुझे दिया एज ए क्या, मैंने जो शेयर खरीदा था उसके बदले मुझे हिस्सा मिला, उसको मैं क्या कहूँगा? डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के क्या होगा विद्यार्थी? तहत आएगा। क्लियर के? डिविडेंड किस में जाएगा गर्ल्स? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर इसके अलावा सर ले रहे हैं, आप घबराइएगा मत एकदम, सर ले रहे हैं, सर आपको बता देंगे कि क्या क्या ले रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट मैं लूँगा आपका जो आइटम मैं ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये तो सबसे अच्छा पार्ट है हमारे आज का। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉस वर्ड WORD वर्ड पजल्स, PUZZLES, कॉमा रेसेस, इसका मीनिंग मैं बता दूंगा। रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, CARD कार्ड गेम्स, and other games of any sort, किसी भी तरीके का, SORT, और from gambling, gambling, और betting of any form, of any form मतलब तरीका, और नेचर whatsoever, सर अर्थ थोड़ा बताइए ना, क्या इसका सेक्शन लिखिए 56(2), ये सब सेक्शन लिखे 1B। अब सुनिए सर, डिविडेंड का जो पैसा हम कमाएंगे 56(2) समझ में आ रहा है? सब सेक्शन 2 क्लॉज 1, इसको क्लॉज कहते हैं। इसके बाद एक और आएगा तो सब क्लॉज कहेंगे। तो ये मेरा डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में लेना। लेकिन हमें कोई लॉटरी इनकम होगी, क्रॉसवर्ड पजल मैंने बोला था दिमागी कसरत, हम न्यूज़पेपर भरते हैं, टेढ़ा बाका आता है, ये भरो पैसा कमा लो, तो उसको कहते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स। रेस से कोई पैसा कमाए, कौन सा? हॉर्स रेस, उससे कुछ पैसा कमा लिए, तो ये सब अदर सोर्स है। कार्ड गेम आप समझते हो, कोई भी दूसरे तरह का एनी अदर गेम ऑफ एनी, इस तरह का कोई मिलता जुलता कोई भी गेम हो, या गैमलिंग या बेटिंग, शर्त लगाना, उससे जो पैसा कमा लिया ऑफ एनी फॉर्म और नेचर, वो किसी भी तरीके का हो, गवर्नमेंट बोलता है भैया आ जा, वो तेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो लाइन याद रखेगा, वर्ड याद रखेगा, लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स इनकम, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, अदर गेम, कार्ड गेम अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट मैंने किसी भी तरीके का, और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म, किसी भी तरीके का, और नेचर, उससे हमें फर्क नहीं पता। गवर्नमेंट बोलता है लाट टैक्स दे दे। 56 सबसेक्शन 2, और यहाँ पे देखे हो तो क्लॉज 1 भी ध्यान रखिएगा।
सर यहाँ पे 1 भी आ गया है, ये 1 था, ये समझ में आ रहा है। चलिए सर आगे कुछ और सिखाइए ना हमें। देखो मज़ेदार हम चीज़ें लिखते जाएंगे बहुत ध्यान से। अब आ रहा है स्टूडेंट 1 के ऊपर एक आइटम ये लिखवा दिए, डिविडेंड लिखवा दिया हूँ। आप घबराइएगा मत, सर सब ले लेंगे। हाँ, अब इसमें लिखेंगे एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी, एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी। एसएससी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके ऊपर टैक्स की कार्रवाई चल रही है या वो टैक्स देगा, टैक्स के दायरे में आता है। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, from his employees as contribution to provident fund, to provident provident to provident fund और superannuation fund, super ANNUATION superannuation fund set up under UNDR under provision of PROVISION provision of the Employees State Insurance Act, the Employees State इंश्योरेंस एक्ट। ये बुक्स में देखो तो लिखा हुआ है क्या स्टूडेंट, 1948 और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर। ये बहुत इजी है, घबराइए मत ना, सर तो सिखाएंगे क्या लिखा हूं। फॉर द वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉइज। आपको ये एग्जाम्पल देगा, अब मैं बता दूंगा मीनिंग, सुनिए। तो डिविडेंड अदर सोर्स में आएगा, लॉटरी वगैरह से पैसा कमाते हो अदर सोर्स में आएगा, टीवी गेम शो से पैसा कमाते हैं अदर सोर्स में आएगा, बेटिंग सट्टाबाजी करके गैम्बलिंग करके पैसा कमाए अदर सोर्स में आएगा, हॉर्स रेस से पैसा कमाए अदर सोर्स। लेकिन सुनिए ये क्या लिख दिया सर, ये देखिए कोई भी पैसा मिला, सब मने यहाँ पैसा मनी मिला एसएससी से, ठीक है। तो फ्रॉम एसएससी यहाँ पे हो गया। मेरी बात सुनना, एम्प्लॉय मान ले मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं हो गया एम्प्लॉय, और मैं अपने जो मालिक है उसको क्या कहूँगा, एम्प्लॉयर। तो मैंने एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को पैसा दिया है, किस चीज़ का, मैंने कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है सर, एक फंड है जो मेरे नाम से बनता है, और उसमें मुझे क्या होगा, मैं नौकरी कर रहा हूं तो मुझे सैलरी का क्या करना होगा, कुछ हिस्सा उसके भीतर जमा करना पड़ता है। तो कोई, मैं किसके यहाँ जमा किया, एम्प्लॉयर को। मैं बोला भाई साहब मेरी सैलरी 10,000 है, और उसमें से एम्प्लॉयर बोला बबलू भैया आपको 1,000 रुपये अपनी सैलरी से हमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। वो पैसा एम्प्लॉयर घर नहीं ले जाएगा, मेरे एक फंड में डाल देगा, तो उसका नाम है प्रोविडेंट फंड। तो मेरा क्या क्या, एम्प्लॉयर मुझसे कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन मैंने क्या, मुझसे योगदान लिया और उस फंड में डाला, ठीक है। तो या कोई ऐसा फंड, सुपर एनुअल से बना एनुएशन फंड जो बनाया है, उसने बनाया है, किसने, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, एज पर प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI कहते हैं इसको, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ESI एक्ट। ये अब सुनिए विद्यार्थी, मेरी तनख्वाह 10,000 है, तो मुझे 10,000 रुपये मेरा एम्प्लॉयर देगा, लेकिन मेरे को मेरा एम्प्लॉयर बोला कि सर 1,000 रुपया आपको उस प्रोविडेंट फंड का जो खाता है उसमें क्या करना होगा, डालना, कंट्रीब्यूट। तो मैंने अपने क्या किया, बॉस को 1,000 रुपया कटवा दिया। वो जो बॉस मुझसे 1,000 रुपया लिए है कंट्रीब्यूशन, देखो ध्यान से, टू प्रोविडेंट फंड, और एक फंड होता है सुपर एनुएशन फंड सेटअप, जिसको बनाया गया है इस कानून के तहत, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1940, और कोई दूसरा फंड जो कर्मचारी के भले के लिए बनाया गया था। वो जो हम लोग विद्यार्थी, मैं जो पैसा वहाँ 1,000 रुपया डाला अपनी तनख्वाह से, वो मेरे वेलफेयर के लिए, मेरे भलाई के लिए उसने बनाया है, और वो पैसा मुझे रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। तो वो जो पैसा मैंने एम्प्लॉयर को दिया, किसको,
मेरे एम्प्लॉयर को, उसके लिए वो कभी कभी क्या होगा, इनकम फ्रॉम, उसके लिए, मेरे लिए नहीं, उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ सकता है, वो ध्यान रखिएगा। हाँ लेकिन ठीक है, मान लो वो पैसा लेकर अगर मेरे खाते में जमा नहीं किया, तब वो नॉर्मली क्या ना, उसका खर्चा नहीं माना जाता है, वो लेके बैठा हुआ है, तब सरकार इतना चेता भैया, तब मैं तेरा इसको क्या मान लूंगा, इनकम मान लूंगा। वो बोल रहा है लौटा देगा, बात तो सही है, तो इनकम कहाँ से हुआ। लेकिन कभी कभी वो लोग पैसा जमा नहीं करते हैं, इसमें भी बहुत धांधली होती थी, तो गवर्नमेंट ने इतना सख्त नियम बना दिया, आईटी एक्ट ने, बोला भैया देख तुम पैसा काट के लिया, अभी तो मान तेरा इनकम है, वो किसका, उस कर्म, मेरा नहीं, हाँ एम्प्लॉयर का, मैं तो दिया हूँ, वो एम्प्लॉयर है, तो उसके लिए अदर सोर्स में चला जा सकता है अगर वो रूल्स नहीं मानेगा। एंड एनी अदर फंड, वेलफेयर मैंने जो एम्प्लॉय के, कर्मचारी के भलाई के लिए क्या हुआ था, बना था। 56(2) सेक्शन लिखिए, 56(2) रोमन 1 से सब हो जाएगा, घबरा क्यों रहे हो, कहीं छोटे छोटे भी तो आएंगे। अब आता है सर 4 नंबर, इनकम बाय वे ऑफ, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन SECURITIES सिक्योरिटीज, सेक्शन 56(2)(20). इफ, अब ये लिखना, इफ नॉट चार्ज्ड टू TO, इफ नॉट चार्ज टू PGBP लो। छात्र बोला सर मैं PGBP नहीं जानता हूं, आप लोगों को मैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये रहना सेक्शन 56(2). सर ये क्या हो गया, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा विद्यार्थी, सिक्योरिटीज मतलब मान लो शेयर्स, डिबेंचर्स को कहते हैं, उसके ऊपर मुझे क्या मिला, हम सिक्योरिटीज खरीदे, उसमें पैसा मैंने लगाया, मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट इनकम किस में जाएगा, अदर्स हो। लेकिन मैं उसको अगर बिजनेस इनकम में दिखाया हूं, किस में, मैं मानूंगा मेरा इंटरेस्ट इनकम बिजनेस इनकम है, तो वो अदर सोर्स में नहीं आएगा। अब बिजनेस इनकम उसके लिए हो सकता है जो लोग ये काम करते हैं, जिनका काम ही है क्या करना, इन्वेस्ट करके पैसा कमाना, वो रेगुलर बेसिस पे करता है, तब वो बिजनेस में जाएगा। लेकिन हम लोग कोई क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, सर ने कोई सिक्योरिटीज खरीदी, मैंने शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स खरीदा, और उस पर मुझे क्या हो गया, इंटरेस्ट मिला है, तो ज्यादातर मामलों में वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम। तो ये आप ये लिख दीजिएगा, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है वो अदर सोर्स में जाएगा। सर उसके बाद आप क्या लोगे, ले रहा हूं, हम लोग 56 में भी चल रहे हैं, वही तो। अब सुनिए, हाँ, इनकम फ्रॉम मशीनरी 5 नंबर, ये बोर्ड में सब आएंगे आपके, MCQ इसी से बन जाएगा। इनकम फ्रॉम मशीनरी, छात्र हमने क्या किया, मशीनरी से मैं पैसा जनरेट किया हूं, प्लांट और फर्नीचर, प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू द SSE, बिलोंगिंग टू द ASSE SSE उसको कहते हैं जो टैक्स के दायरे में आ रहा है। एंड लेट ऑन हायर, एंड लेट ऑन हायर, लेट ऑन हायर, इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल, इफ द इनकम इज, क्या लिख रहा हूं देखिए, नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड HEAD PGBP। छात्र परेशान हो गए, सर इतना लंबा चौड़ा आप भाषण क्या लिखे, अरे कोई ये चैप्टर इजी है रे भैया, देखिएगा जब मैं आगे डिस्कस करते जाऊंगा इजी लगेगा। अब सुनो कहानी, 56(2) अब बदल गया, तो देखिए 56(2) में हम लोग क्या क्या लिखे, देख गल छाता हुआ ताक, 56(2)(1) लिखा हूं, 56(2) क्या है, हाँ IB मान ले, तुम लोग बोल रहे हैं, फिर कौन सा है 56(2), तो वहां A नहीं आया, देख समझ में आ रहा है, IC और क्या आया, D आया, D कहीं लिखे थे, तो वही तो। अब आ गया 56(2) क्या हो गया, रोमन 2, देख वहां पे था वो वाला, ए वाला, ये देख और ये देख। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि सर मैं मशीन को भाड़ा पे लगाया हूं, विद्यार्थी मशीन भाड़ा पे लगा दिए सर आप, हाँ कभी कभी मैं मशीन को क्या कर दिया, भाड़ा पे लगाया, या
प्लांट और फर्नीचर को मैं भाड़ा पे लगाऊं, जो मेरा है, बिलोंगिंग टू द एसएससी, वो मेरा है, और उसको उससे मुझे क्या हो रहा है, भाड़ा मिलेगा। देखो लेट ऑन हायर, हायर मैंने किसी को हायर पे दिया, मैंने भाड़ा पे दिया, और वो इनकम मैंने बिजनेस इनकम नहीं मानी है, वो मेरी बिजनेस इनकम मैं नहीं मानूंगा, तब वो किस में जाएगा? सर आप मशीन भाड़ा पे लगा रहे हो, लगा सकता हूँ। मशीनरी मैंने विद्यार्थी क्या किया, भाड़ा पे लगाया है, हायर पे लगाया हूँ। मशीनरी के बाद प्लांट और क्या, फर्नीचर, जो मेरा अपना है, और लेट ऑन हायर, मैंने उसे हायर पे दे दिया है किसी को, उसके बदले में जो पैसा लूंगा, अगर वो मैं बिजनेस इनकम में नहीं दिखा रहा हूं, किसमें, तब उसको हम किस में डालेंगे, इनकम। इसका सेक्शन है 56(2) रोमन 2। तो एक बार हम लोग कहानी रिपीट कर ले। डिविडेंड इनकम, मैंने चलती भाषा में तो ऐसे ही याद रखेंगे ना, लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल, मैंने दिमागी कसरत, वो जो न्यूज़पेपर वगैरह भर के जो कमाते हैं वो इनकम। फिर रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। फिर हम लोग क्या किए, गेम, गेम में कौन सा, कार्ड गेम, या किसी भी तरह का गेम जो उससे मिलता जुलता हो, या हम लोग क्या है, बेटिंग मैंने समझ में आ रहा है ना, और गैमलिंग के द्वारा जो पैसा कमाएंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ये सेक्शन बहुत बार आता है 56(2), और ये याद रखिएगा आप। ये किसके लिए, लॉटरी इनकम, ये पूछता है, इसका सेक्शन लिखो 1 मार्क्स में। अच्छा, कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, 1948 में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस बना था, एक्ट, ESI एक्ट, उसमें मैंने पैसा डाला है, जो पैसा मेरे वेलफेयर के काम आएगा, वो मेरे ही भले में काम आएगा, और मैंने अपने एम्प्लॉयर को पैसा दिया, एम्प्लॉयर के लिए अदर सोर्स हो सकता है, बशर्ते उसको वो पैसा टाइमली मेरे अकाउंट में जमा करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। ये सी में आ गया लॉटरी इनकम। अब सुनिए, बोलते हैं इंटरेस्ट मुझे मिला है, इंटरेस्ट, तो ये डी में आ गया, इंटरेस्ट हमेशा अदर सोर्स में जाएगा। और इसके बाद मैंने लिखा है, मैंने मशीन प्लांट और, यहाँ पे 3 ही नाम है, बिल्डिंग नहीं है, मशीन प्लांट और फर्नीचर क्या कर दिया, एसएससी का था और उसने हायर पे दिया है, और उससे जो पैसा मिला, अगर मैं बिजनेस इनकम में क्या नहीं कर रहा हूँ, नहीं दिखाना चाहता हूँ, कोई वजह से उसमें सेट नहीं होगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप लोगे। इसका सेक्शन है 56(2) रोमन 2। सर 5 नंबर के बाद अब मैं इरेज करूंगा, स्पेस नहीं है, 6 नंबर। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ छात्र, मालूम है, जो नया, इससे आपका MCQ देखते ही याद आ जाएगा, आपको याद नहीं कर रहा है, देखते ही याद आ जाएगा स्कूल में। सर 6 नंबर आप लिखाइए, देखिए मैं लिखा रहा हूँ, वेयर एन एसएससी, जहां पे एक टैक्स देने वाला व्यक्ति, वेयर एन एसएससी लेट्स ऑन हायर मशीनरी, जब एक व्यक्ति ने मशीन भाड़ा पे दिया, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर मैंने मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू हिम, जो मेरा था, जिसपे बिलोंगिंग टू हिम, बिलोंगिंग टू हिम का मतलब विद्यार्थी वो प्लांट या फर्नीचर या मशीनरी मेरी है, एंड ऑल्सो बिल्डिंग, ये देखिए, और मैंने साथ साथ क्या किया विद्यार्थी, हाँ बिल्डिंग भी मैं भाड़ा पे दिया हूं, बिलोंगिंग, बिल्डिंग्स, बिलोंग एंड, हाँ बिल्डिंग, एंड लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, एंड अब लिखो, एंड द लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग्स, LETTING, एंड लेटिंग्स ऑफ द क्या, बिल्डिंग, और मैंने बिल्डिंग को जो भाड़ा पे दे दिया, साथ साथ लेटिंग्स ऑफ द बिल्डिंग इज इनसेपरेबल, इनसेपरेबल का मतलब वो अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं कर, इनसेपरेबल, हाँ, फ्रॉम द लेटिंग ऑफ द, from the letting of the said machinery, plant or furniture, the income from such letting, 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 income from such letting, if it is not chargeable,
टू इनकम टैक्स, टू इनकम टैक्स, टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, हेड पीजीबीपी। ब्रैकेट में मैं आपको एक वर्ड लिखाऊंगा, लिखना कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट, सेक्शन 5623। सुनिएगा, कहानी सुनिए ऐसे से। अब बता रहा हूं सर ये क्या लिख दिए, तो एक ही लग रहा है। देखो ये वाला 5 नंबर और 6 नंबर तो सेम ही है सर, ना सेम नहीं है। इसमें मैंने भाड़ा में दिया था मशीन, प्लांट और फर्नीचर, जो मेरी अपनी है, मैं इसको भाड़ा पे दे दिया और इससे मैं क्या किया, लेट ऑन हायर किए और उससे पैसा ले लिए। अगर मैं उसको बिजनेस इनकम में नहीं दिखाऊंगा तो वो अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन यहाँ पे अड़ंगा है, इस हेड में मैंने लिखा है, इसमें जब एसएससी भाड़ा पे मशीन तो दिया है, प्लांट और क्या, प्लांट और फर्नीचर, प्लांट और फर्नीचर मैंने भाड़ा पे दिया, लेकिन सुन जो मेरा अपना है, लेकिन साथ साथ बिल्डिंग भी दिए। इसमें क्या नहीं था, यानी बिल्डिंग वाला बाद में आता है, ये क्लॉज एक 2 के बाद ये 3 है, तो मैं बिल्डिंग भी दिया हूं। और बिल्डिंग को मैं सेपरेट नहीं कर सकता, बिल्डिंग को अलग से नहीं दे सकता। मैंने ये बोली कि सर खाली बिल्डिंग भाड़ा में दीजिए ना, हम आपसे मशीन प्लांट फर्नीचर नहीं लेंगे। बोला ना, वो सेपरेबल नहीं होगा, अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी एंड द लेटिंग ऑफ द, लेटिंग मैंने मैं जो भाड़ा में दिया बिल्डिंग इज इनसेपरेबल, माने मैं उनको उससे अलग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता फ्रॉम द लेटिंग ऑफ द सेड मशीन। मैंने वो मशीन प्लांट और फर्नीचर अगर मैं भाड़ा में देता हूं तो मुझे बिल्डिंग भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और मैं बिल्डिंग का को अलग नहीं करके दे सकता। तब वो इनकम आपका क्या होगा, अगर आप बिजनेस इनकम में नहीं दिखाओगे तो वो अदर सोर्स में जाएगा, और उसको कंपोजिट रेंट कहते हैं। कंपोजिट मैंने बहुत सी चीजों का भाड़ा। सर एक कहानी बना लीजिए, तब मान लीजिए मेरी जगह है, तो यहाँ पे ये जगह को कहूंगा बिल्डिंग, और ये बोली सर भाड़ा में लूंगा। अरे देख भैया, बिल्डिंग भी दूंगा, यहाँ मेरा मशीन भी क्या है, लगा हुआ है, मशीन भी लेना पड़ेगा, और ये फर्नीचर भी तेरे को भाड़ा में लेना होगा। मैं सब चीजों का भाड़ा लूंगा, लेकिन अलग अलग नहीं। बोली लगाया 20,000 रुपया भाड़ा देना होगा। ये पूछी 20,000 में बिल्डिंग का कितना है, फर्नीचर का कितना है, मशीन का कितना है, ना क्या अलग अलग मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने जोड़ के बोला तो उसको कहते हैं कंपोजिट रेंट। तो ये इनकम आपका कभी भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगा। कौन सा इनकम हो जाएगा, या तो बिजनेस इनकम या अदर सोर्स। और मान ले मैं बिल्डिंग अलग से बता दिया, तो विश्वास मैंने इसको बिल्डिंग का भाड़ा क्या किया, मतलब देखो भैया खाली बिल्डिंग लेना है तो बिल्डिंग का इसमें मात्रा 10,000 है, और प्लांट फर्नीचर उसका क्या है, अलग है। तो बिल्डिंग का जो भाड़ा, केवल बिल्डिंग का भाड़ा लूंगा तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो जब हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे और सबको मुझे क्या करना है, एक साथ देना पड़ेगा, इकट्ठा दूंगा और बोली लगा दूंगा, तब उसको कंपोजिट रेंट कहते हैं। उसमें खाली बिल्डिंग नहीं है, समझ में आ रहा है, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर भी हो सकता है। और बिल्डिंग को मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, वो इनसेपरेबल है, वो बिल्डिंग का हिसाब मैं अलग से नहीं कर पाऊंगा। तब उस इनकम को या तो बिजनेस इनकम, पीजीबी मतलब होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स, या तो वो बिजनेस इनकम है, या मेरा फिर किस में जाएगा, वो जो अदर्स हो। लेकिन पहले क्या आएगा, जब अरे प्लांट मशीनरी और फर्नीचर आएगा तो 5622 है, अरे ये वाला, और इसमें क्या आएगा, जब बिल्डिंग आ जाएगा तो 3 डाल देना। ऐसे याद रखना भाई, याद रखना भी तो महाभारत है सर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनिए, ये हो गया सर। उसके बाद आप क्या लिखवाओगे, सर करवाएंगे, आप इतना टेंशन मत लीजिएगा सर, एकदम बड़ा इजी काम है, मैं एकदम समझा के लिखवा दे रहा हूँ, और 2 बार पढ़ भी लेंगे हम लोग। चलिए अब लिखेंगे सर, ये तुम लोग के काम नहीं आएगा लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये अभी जो लेवल है ये बीकॉम में सीए में काम आएगा। रिसिप्ट ऑफ शेयर्स बाय ए फर्म, बाय ए फर्म ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। कृपया तुम लोग अपने बुक्स में देख तो ये है कि नहीं, देखो ना, होगा
बुक्स में शुरू में ही लिखा रहता है। विद्यार्थी एक बार देख ले, ये लाइन मिल जाएगी तेरे को पक्का, है कि नहीं है? अरे होगा, देख शुरू वाले पेज में बीच में कहीं आ जाएगा, ऐसा वर्ड आएगा क्लोजली हेल्ड कंपनी, बीच में होना चाहिए शुरू वाले पेज में। अच्छा चलो, नहीं दिया था, अच्छा छोड़ना, हमें ये याद रखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इसको क्लोजली हेल्ड कंपनी बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। आप इतना खाली ध्यान रखो, अभी इतना गर्ल्स केवल क्या कर, तुम लोग ध्यान रख। ये किस में आ गया, सेक्शन कौन सा है? 56(2), वहाँ पे देखिए ना 7A, मैंने जंप हो गया, 3 के बाद कहाँ चला गया सीधा, ये देखिए ना 3 के बाद ये सब आ गया, 7A में गया। सर 8, इसको हमें भी नॉलेज में इतना ज़्यादा इसलिए नहीं रख रहे हैं सर, आप उसका कारण आप समझ पाओगे कि हमारे सर 12 लाइक है नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल में लिख के रख लेंगे। फिर लिखिए शेयर प्रीमियम इन एक्सेस, इन क्या, एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ FAIR, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर्स बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, बाय ए क्लोजली HELD हेल्ड कंपनी। सेक्शन 56(2) लिखो, सेक्शन 56(2) 7B। अच्छा, क्लोजली हेल्ड कंपनी नॉर्मली प्राइवेट हेल्ड कंपनी को कहते हैं। उसका जो शेयर प्रीमियम का पैसा हो गया और फेयर मार्केट वैल्यू से, तो वो तुम लोग ना, ये दोनों मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये हमारे ना WB के काम का नहीं रहेगा, इसलिए इसको, क्योंकि आपको ना इसके लिए क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है उसका नॉलेज होना चाहिए, शेयर का, शेयर पे, तो हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा, लेकिन पॉइंट लिख दिए कि ये अदर सोर्स में सर लॉ में लिखा हुआ है। हाँ, ये इस बार काम आएगा, लिखिए सर, ये इस बार क्या होगा विद्यार्थी, काम आएगा इस बार जो मैं लिखवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन, ये जबरदस्त काम आएगा इस बार, ये आने का चांस है। इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड, ENHANCD, इनहांस्ड कंपेंसेशन, कंपेंसेशन माने क्षतिपूर्ति, इनहांस्ड कंपेंसेशन ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश BASIS, irrespective, IRRES, irrespective, cash basis, irrespective of the method of accounting, of the method of accounting, ये बहुत इजी है, of the method of accounting, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये क्वेश्चन MCQ में काम आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, DEDUCTION, ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50%, ऑफ 50% shall be allowed, shall be allowed, ALLOW, but not other deduction, but not other deduction, DEDUCTION, shall be allowed। ये इस साल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, shall be allowed। 56(2)(8 देखिए, तो अदर सोर्स में स्टूडेंट क्या हो गया, इसका मीनिंग सर बोल देंगे। ये क्या लिखे सुनिए, हम लोग के पास, मान ले मेरे पास कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग क्या हुआ, किसी ने, गवर्नमेंट ने कानून के तहत एज पर लॉ मुझसे ले लिया, बोला बबलू सर आपको ये बिल्डिंग हर हाल में देना पड़ेगा।
इसको कहते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन। ये होता है, कानून बोलता है देना है तो देना पड़ जाएगा, पड़ोसी को नहीं दूंगा, कौन ले सकता है? लॉ के हिसाब से लेना होगा, तो लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट ले सकती है। गवर्नमेंट बोली आपको एक बिल्डिंग देना पड़ेगा, दे दी हम, और मेरा वैल्यू हुआ 10 लाख, उन लोगों ने दे दिया, लेकिन मैं उस वैल्यू से संतुष्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैंने केस कर दिया, बोला ना सर 10 लाख में नहीं, मिनिमम 15 लाख होना चाहिए, आप बहुत सस्ते में ले रहे हो। तो गवर्नमेंट इस तरह से लैंड या बिल्डिंग आपका क्यों ले लेती है? इसलिए कि गवर्नमेंट को वहाँ से मान ले मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट निकलेगा, इस तरह गवर्नमेंट अपने पब्लिक के इंटरेस्ट में ले रही है, तो गवर्नमेंट ले ली। तो गवर्नमेंट से मैं पैसों से क्या नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, मैंने कर दिया केस, ना सर मुझे 15 लाख दिलाइए, मैं 10 लाख में नहीं मानूंगा। तो वो जो 5 लाख रुपया मुझे ज़्यादा, अब केस में जीत भी गया और केस का ऑर्डर आ गया कि बबलू सर को, गवर्नमेंट को बोला 5 लाख रुपया दीजिए। तो वो 5 लाख रुपया लेते समय मैंने क्या किया, नौटंकी स्टार्ट कर दी, नहीं लूँगा, ब्याज दीजिए, आप देने में लेट कर दिए, मुझे तो शुरू में 10 ही दिए, बट डिमांड कितने की थी, 15 लाख की, और मैं केस क्या हो गया, जीत गया। तो गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट भी देगी उस पैसों पे, जो पैसा बढ़ गया। तो इनांस कंपेंसेशन क्या होता है, जो पैसा आपका क्या हो गया, बढ़ गया, उस पर आपको क्या मिला, वो जो इंटरेस्ट मिलता है आजकल ऐसे केस में, जब मिलेगा कैश बेसिस माने जिस साल मिलेगा उसी साल उस पर टैक्स लगेगा। किस साल? जिस साल मिलेगा, नहीं मिला है, केस जीत गया हूं बट पैसा मेरे हाथ में नहीं आया तो टैक्स नहीं लगेगा। तो कैश बेसिस का मतलब जब वो पैसा मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेथड, मतलब होता है तुम ये मत देख कि तेरा अकाउंट बनाने का सिस्टम क्या, अगर पैसा आपके हाथ में आ गया तो वो पैसा जो इंटरेस्ट का मिला वो अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन उस पैसे से हमें एक 50% का डिडक्शन मिलेगा हमेशा। स्टैंडर्ड मैंने वो सेट किया, गवर्नमेंट बोलता है 50% घटाकर जो पैसा आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो मेरा एग्जांपल था, मेरे पास एक बिल्डिंग है 10 लाख की, गवर्नमेंट मुझसे कंपलसरी ले ली, मैं देना नहीं चाहता था बट एज पर एक्ट ले ली। बाद में मैंने बोला ना सर 10 लाख नहीं, मुझे 15 लाख दिलवाइए, और मैंने कोर्ट में केस कर दिया, गवर्नमेंट तो देगी नहीं, और केस में जीत गया, तो मुझे 5 लाख रुपया तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, और साथ साथ उस 5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे इनहांस कंपेंसेशन का इंटरेस्ट। आपका कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति बढ़ गया, तो वो जो इंटरेस्ट मिला, दोस्त बोला अरे इंटरेस्ट मिल गया, टैक्स लगेगा तेरे को, मतलब किस में लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर्स। मान ले इंटरेस्ट मुझे 25,000 रुपया मिला, 25,000, तो 25,000 से मैं अपने मन से 50% क्या कर दूंगा, हाँ लेस कर देंगे, तो 25,000 से 12,500 लेस हो जाएगा, और 12,500 मेरी इनकम में जुड़ जाएगा। ऐसी इनकम को आजकल नाम दिया गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको वर्ड याद करो, इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपेंसेशन ऑन कैश बेसिस, मतलब जिस साल मिलेगा। 56(2), अब 7 हट गया, 7A 7B गर्ल्स क्या हो गया, हट गया, आ गया कितना, ये काम का है। ये MCQ में भी पूछ सकता है कि इनहांस कंपेंसेशन का इंटरेस्ट आप किस हेड में दिखाओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनहांस कंपेंसेशन क्या होता है, जो पैसा आपका बढ़ गया उसका जो इंटरेस्ट, अभी तो सिखाए, और उसमें डिडक्शन कितना मिलेगा, माने 50% आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। कितना परसेंट? स्टैंडर्ड माने ये पूरी इंडिया में कोई भी व्यक्ति उस इंटरेस्ट से 50% घटाकर 50% पैसा वो अपने इनकम में जोड़ देगा, और उस पर वो टैक्स देगा, और जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये ध्यान से सुनना। अच्छा, कितना लिख दिए हो, 56 है, तो सॉरी। तो देखिए 56 का कहानी समझ कि यहाँ पे हम लोग ऐसे 56(2)(3) आया, ये 2 ठो क्लोजली हेल्ड कंपनी याद रखना। क्लोजली हेल्ड कंपनी प्राइवेट कंपनियों को कहते हैं जिनका शेयर ओपन मार्केट में नहीं बेचा जाता है, तो ये तेरे काम का नहीं है, बट सेक्शन पढ़ लेंगे 56(2)(7A), 56(2)(7B), ओ AB है सर। चलिए ये आ गया 56(2)(8) में, पूछेगा इसका सेक्शन कौन सा है, 56(2)(8). और इनहांस कंपेंसेशन क्या होता है समझा दिए कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने कोर्ट में केस कर दिया तो मेरा पैसा बढ़ गया, तो बढ़े हुए पैसे पे मुझे जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। क्लियर कीजिएगा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा सर। अच्छा, अगर मैं मशीनरी प्लांट और फर्नीचर भाड़ा पे लगाता हूँ, और समझ में आ रहा है, और वो इनकम में बिजनेस इनकम में नहीं दिखाता हूँ, तो वो मुझे अदर सोर्स में दिखाना होगा। मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, यही तो बोले। और क्या ध्यान रखने का है उसमें, तो उसका सेक्शन क्या है, पहले 2 था, 56(2)(2) था, और मशीन के साथ मैंने बिल्डिंग, मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, तो सेक्शन क्या हो गया, चेंज होगा, 56(2)(3).
3 हो जाता है, 2-3 हो जाएगा, 56-2-3। और बिल्डिंग को मैं अलग से भाड़ा पे नहीं दे सकता, सब जोड़ जाड़ कर भाड़ा लेंगे पूरा, भैया इतना दे दे, तो वो तब वो पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। 56-2-3, फिर 7A 7B आ गए, फिर 8 में आ गए। अब बचा 2 आइटम, और इसको फिर हम लोग रिकॉल कर लेंगे। और ये आइटम आपको क्या होगा, इसलिए लिखवाए सर कि कौन कौन सी इनकम है जो खास करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होगा, आएगा। तो ये नाम आप 4-5 लिख दोगे, आपका 4 नंबर पॉकेट में आ गया। सर आगे लिखवा दीजिए। हुआ 9 तक पहुंचे ना। 10 सम रिसीव्ड, बड़े मजेदार चैप्टर है ये वाला, मालूम है। सम रिसीव्ड एज एन एडवांस, एज एन क्या, मुझे कोई पैसा विद्यार्थी क्या हुआ एडवांस दिया है, और अदरवाइज, और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ निगोशिएशन, इन द कोर्स ऑफ COURSE होगा है, इन द कोर्स ऑफ निगोशिएशन, इन द कोर्स ऑफ निगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इफ लिखकर रोमन ए यहां पे, इफ ये बहुत इजी है, सच सम इज फॉरफिटेड, सच सम इज फॉरफिटेड, एंड बी सच सम इज फॉरफिटेड, और द नेगोशिएशन फॉर नो रिजल्ट, इन ट्रांसफर, बता दूंगा बहुत इजी है, नो रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स। अब देखिए मजेदार कहानी, बच्चा बोला सर बहुत टफ है, आप जो पढ़ाते ना भैया, टैक्स समझने पे निर्भर है, और हम लोग कोशिश किए सारी लिस्ट को समझ लेने का, क्योंकि इससे तरह अधिकतर का। अब 8 के बाद कहाँ गए, 9, 56-8 में क्या सीखे विद्यार्थी कि कोई कैपिटल, कोई एसेट्स है जो गवर्नमेंट मुझसे कंपलसरी क्या की, ले ली। बोले ना मेट्रो बनेगा, ब्रिज बनेगा, डैम बनेगा, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बनेगा, तो हमें तब देना पड़ सकता है, क्योंकि वो कानून के हिसाब से ले लिया, एज पर लॉ, तो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से मुझसे ले ली वो प्रॉपर्टी। मैं खुश नहीं हूं, केस कर दिए, और केस में मेरा पैसा बढ़ गया, मैं केस गया, तो वो जो बढ़े हुए पैसे पे मैंने अड़ंगा क्या किया, इंटरेस्ट भी दीजिए, वो इंटरेस्ट जो लोगे वो अदर सोर्स में आएगा, और उसमें 55, ये 56-8। लेकिन सर ये क्या लिखे, हमारे पल्ले नहीं पड़ा। देखिए एनी, अच्छा एनी सम ऐसे लिख, सम ऑफ मनी रिसीव लगाओ, सम ऑफ मनी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मनी में मिला होगा ना। चलिए अब सुनिए, कभी कभी हम निगोशिएशन करते हैं, विद्यार्थी निगोशिएशन समझा, निगोशिएशन मैंने कोई सौदा, ये विद्यार्थी बोल रहा है कि सर मैं कलकत्ता में मकान खरीदूंगा, फ्लैट, तो लैंडलॉर्ड ये बेचने वाली है, ये छात्र इससे बोला कि भैया फ्लैट का क्या लगेगा, ये बोली 20 लाख रुपया मेरा ये फ्लैट का है, 20 लाख आप मुझे दे दीजिएगा, आपको फ्लैट क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो निगोशिएशन को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपया ये क्या किया, एडवांस दे के आ गया, वो एडवांस, ये देख। तो एनी सम ऑफ मनी जो हम क्या किया, रिसीव्ड किया, वो लड़का रिसीव किया मान ले, रिसीव्ड एन एडवांस, और अदरवाइज कोई निगोशिएशन करते समय, निगोशिएशन मतलब किसका निगोशिएशन हो रहा है, मैं कैपिटल एसेट्स क्या करूंगा, वो बेचेगा, और ये बेचेगी और वो खरीदेगा। तो वो क्या किया, सामने वाला व्यक्ति इस निगोशिएशन मतलब सर कॉन्टैक्ट को करते समय सामने वाले को कुछ एडवांस पैसा दे दिया, लेकिन कब, जब हम एक एसेट्स को क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। तो वो एडवांस पैसा देने के बाद ना उसने मन बना लिया, वो 1 लाख रुपया इसको दिया, वो मन बनाया ना प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदना है, उसका 1 लाख रुपया ये क्या कर ली, फॉरफिट कर ली। फॉरफिट मैंने जब जा तेरे को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया। तो अगर आपका कोई पैसा आप किसी को देते हो, कब, जब कैपिटल एसेट्स का परचेस है, मैंने ट्रांसफर होता है, तो वो पैसा सामने वाला क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, ये फॉरफिट कर ली, बोला नहीं देंगे जा। तो 1 लाख रुपया मैंने जो फॉरफिट किया,
वो इसके लिए इनकम फ्रॉम, इधर तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं बेची, वो प्रॉपर्टी से भी हाथ धोया और 1 लाख रुपया ये दबा कर बैठी है, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम एंड द निगोशिएशन। लेकिन हाँ 1 लाख रुपया तुम जो उससे ले ली, लेकिन आपने क्या किया, वो कैपिटल एसेट्स अब उससे तुम क्या नहीं करेगी, देगी नहीं ना, मैंने तो फॉरफिट कर लिया। जा मकान भी क्या होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट ठीक से क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया। तो ये हो सकता है हाँ हम लोग कोई फ्लैट खरीदते हैं, मान ले कोई कैपिटल एसेट्स में खरीद रहा हूँ और खरीदते समय मैंने किसी को एडवांस दिया और ये कहकर कि 2 महीने में पैसे दे रहा हूँ, 2 महीने में पैसे दे रहा हूँ, बट मैं 2 महीने में नहीं दे पाया, एज पर कॉन्टैक्ट के हिसाब से वो क्या कर लिया, बोला सर आप लेट कर दिए, आपका वो पैसा क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। तो वो फॉरफिट वो कर लिया, उसके लिए क्या है, इनकम है। किस हेड में, इनकम फ्रॉम। ऐसा पैसा जो फॉरफिट मनी करके आप कमाते हो वही तो बोला है। लेकिन वो कैपिटल एसेट्स मैंने उसको क्या नहीं की है, ध्यान देने, अगर दे दिए तब लोगे तब ये क्लॉज नहीं आएगा, तब तो कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अधूरा ही रह गया और मैंने उसको एसेट्स नहीं बेची और उसका पैसा मैंने रिफंड नहीं किया, तभी हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में आ रहा है। लास्ट लिखो, गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ ₹50,000, गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ ₹50,000, ये लास्ट था। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मालूम है, 3-4 क्लास में पूरा दिमाग में सर बैठ जाएगा, पक्का। स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें थ्योरी है, बच्चे यही सब तो नहीं पढ़ते आजकल के, तो वो नंबर लाने के बाद भी कुछ कर नहीं पाओगे। सर गिफ्ट अगर मिलता है तो गिफ्ट मिलेगा, हाँ मिल ही सकता है इंसान को। तो गिफ्ट कमाना क्या मेरा सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, रोज का तो इनकम है। तो गिफ्ट का जो पैसा आता है अगर वो 50,000 के क्या है ऊपर होता है तो वो पैसा आपके इनकम में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। किसके तहत, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, कैपिटल गेन नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर। लेकिन गिफ्ट एक लंबा पार्ट है, गिफ्ट को पढ़ाने में 2 क्लास मेरे को लगेगा, खाली गिफ्ट पढ़ाऊंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो गिफ्ट यानी याद रखना नकदी रुपयों का गिफ्ट होता है। अरे नगद रुपया किसी को दे दिए, हो सकता है सर। गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, मैंने किसी को लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर दी, गिफ्ट में दे दी, कैसे पढ़ाऊंगा अरे भैया। और या मैंने मान ले कोई होता है ना ज्वेलरी आइटम, ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क, इस तरह का आइटम, स्पेसिफाइड एसेट्स है, लॉ बताए देख ये देना होगा। अगर मैंने ऐसा कोई एसेट्स किसी को गिफ्ट में दिया है तो गिफ्ट वाला तो खुश, चलो फ्री में मिल गया, लेकिन ना, वो जो पैसा उसको मिला गिफ्ट के तौर पे वो उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या हो सकता है, हाँ ऐड हो सकता है। लेकिन गिफ्ट की वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा हो तब। सर एक कहानी, एक एग्जाम्पल देके खत्म कीजिए। मान ले मेरे 10 फ्रेंड है, सबने मुझे कैश गिफ्ट दिया, नगद रोकड़ा, समझ में आ रहा है। 20,000 करके क्या कर दिया, 10 दोस्त दे दिए। सर के पास कितना आया, 2 लाख। अरे 20,000 रुपया, 10 ठो फ्रेंड, 2 लाख रुपया आया। गिफ्ट सबसे मैंने गिफ्ट बनवा लिया, मालूम है, इसमें एग्रीमेंट बनता है कोर्ट पेपर में, वो लिख देगा कि मैं लव अफेक्शन से प्रभावित होकर अपने दोस्त को गिफ्ट दे रहा हूं। मैं सबसे गिफ्ट क्या कर लिया, वो कागज भी बनवा लिया और वो ले लिया कि ये पैसा अब मेरा हो गया 2 लाख रुपया। तो सरकार बोलता है 2 लाख कहां से है, गिफ्ट लिया हूं, लेकिन ये किससे ज्यादा हो गया, तो वो ज्यादा हो गया ना, तो वो गिफ्ट क्या होगा, टैक्स के दायरे में आ जाएगा। यानी गिफ्ट जब भी लेते हो तो 50,000 से ज्यादा का नहीं लेना है, चीज क्लियर करना। गिफ्ट को गवर्नमेंट इसलिए टैक्सेबल किया है मेरे हिसाब से कि ये ब्लैक मनी का साधन था, मैं अपना ही पैसा इसको देकर गिफ्ट ले लेता था, नहीं समझे क्या, 1 लाख रुपया ले ले और एक गिफ्ट बना के दे दे। मार्केट में यही होता है, इंडियन हिस्ट्री टैक्स में तो गवर्नमेंट ने टैक्स का इतना अभी कड़ा प्रोविजन कर दिया है, इतना अगर किसी दिन फंस गए कोई भी तो आपको जवाबदेही वहां देनी पड़ेगी कोर्ट में। इनकम टैक्स का अपना ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल वो कोर्ट है जहां पे इनकम टैक्स के केस सॉल्व होंगे, फास्ट सॉल्व होंगे, उसको ट्रिब्यूनल कहते हैं आजकल। तो आपको इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में दौड़ना पड़ेगा। आइए भैया बताइए, गवर्नमेंट उस समय ये नहीं देगी कि 50,000 रुपये का घपला है ना 1 लाख, अमाउंट छोटे बड़े से उन्हें क्या नहीं है, अगर पकड़ में आ गए तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कितना केस हो रहा है, ईडी अभी केस किया है, किसी से रोज पूछताछ हो रहा है, पैसा आया कहाँ का, उसको मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने वही बताया कि गिफ्ट इसलिए कर दिया ना कि मैं अपने ही पैसे को गिफ्ट के लेके उसमें टैक्स से बच जाता था। वो कहानी क्या हो गई, अब खत्म कर दी, गवर्नमेंट गिफ्ट लेके आ गया। बोलता गिफ्ट पहले टैक्सेबल नहीं था, अब भूल जाना पहले वाला, अभी लॉ में गिफ्ट टैक्सेबल है, लेकिन शर्त है उसका गिफ्ट ऑफ मनी। गिफ्ट 3 तरह से होता है, मनी में भी हो सकता है, बोले तो अभी लैंड और बिल्डिंग भी हो सकता है, और क्या बोले,
ज्वेलरी वगैरह। लैंड बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हिला नहीं सकते, बोल तो दिए, 2 हो गया। और कुछ खास एसेट्स में बोले ना, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, इनका मैं लेन देन किया हूं तो वो भी क्या होगा? हाँ, शेयर्स में किसी को गिफ्ट पे दिया, उसको जैस कहते हैं। जे फॉर हो गया ज्वेलरी, ए फॉर आर्टिस्टिक वर्क और एस फॉर शेयर। ये खास एसेट्स। और बाद बाकी में ये नियम लागू नहीं होगा। मैंने किस पे लागू होगा? नगदी रुपये पे, अगर आप देते हो गिफ्ट में। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हो, लैंड और बिल्डिंग, या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों, 2 और जैस, JAS। जे का मैं अपने मन से बना लिया, जे मतलब ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्टिस्टिक वर्क, उसमें सब आ जाएगा, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब होता है, वो आर्टिस्टिक वर्क है। और शेयर्स वगैरह दोगे अगर, तो यहाँ पे नियम है तब वो गिफ्ट। 56-10। तो आज की कहानी खत्म हुई। आपको पूछेगा कि सर कौन कौन से आइटम खास करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं, तो सेक्शन का हम लोग का पढ़ाव बहुत खतरनाक पढ़ाव था। हम ऐसे याद रखेंगे 56-2, 56-3, जम करके क्या है 56-7A, 56-2, फिर 56-8, फिर क्या था 56-9 और 56-10। भूल जा रहे हो आप लोग? सर कहाँ गया? यही तो, ये अभी तो लिखे, यही तो 56-9। ये देखे, ये 9 में हो गया, ये हो गया। और ये समझा दिए कि अगर आप किसी का मनी फॉरफिट करते हो कैपिटल एसेट्स के लेन देन के समय, तो वो सामने वाले का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये फंस जाओगे आप। इनहांस कंपेंसेशन का जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होगा? अभी तो बताया, इनकम फ्रॉम। भैया इनहांस कंपेंसेशन का इंटरेस्ट क्या होता है? आपने किसी को क्या किया, गवर्नमेंट आपसे आपकी एसेट्स ले लिया। गवर्नमेंट क्यों ले लेगा सर? जबरदस्ती है क्या? हाँ ले सकता है, एज पर लॉ। तो गवर्नमेंट आपसे कोई प्रॉपर्टी ले लिया और वैल्यू गवर्नमेंट ही तय कर दिया, तेरे को 10 लाख देंगे। गवर्नमेंट के ऊपर हम बोल नहीं सकते, ऐसा लग रहा है, लेकिन ना ऐसा नहीं है। यू आर फ्री, आप डेमोक्रेटिक में रहते हो, आप बोल सकते हो 10 लाख मिला, तुम केस कर दिया कि ना सर 10 नहीं, मुझे 20 लाख दिलवाइए। और कोर्ट ने फैसला क्या किया? 20 लाख दो। तो 20 लाख में मैं अड़ंगा क्या किया? अब मैं अड़ंगा करूंगा, ओ केस किए थे 2015 में, पैसा दे रहे हो 2020 में, तो मुझे वो 5 लाख या 10 लाख मेरा जो बढ़ गया उस पर क्या दीजिए? तब उसको इंग्लिश वर्ड में आएगा इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन। वो जो इंटरेस्ट मिला, खुशी हुई मेरे को, पैसा भी बढ़ गया और इंटरेस्ट और मिलेगा, वो इंटरेस्ट अदर सोर्स में आएगा, बशर्ते उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कितने का? हाँ, उसका सेक्शन क्या है भैया? एनहांस कंपेंसेशन का छात्रा सेक्शन क्या था? 56-8 में आया। फॉरफिट मनी होता है 56-9, गिफ्ट हो गया 56-10। क्लोजली हेल्ड कंपनी है 56-7A और 7B। क्लोजली हेल्ड कंपनी आप मत समझिए क्या होता है, प्राइवेट कंपनियों को कहते हैं। और उसके बाद 56-2 और 56-2 और 3 में है प्लांट ना मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। और 2-3 में क्या है? बिल्डिंग इंक्लूड कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? तो ये जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और चार्जेबिलिटी होगी सेक्शन 56(1) में, आप मैंने डेफिनेशन लिखा दी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।